ओके। सो हम बात कर रहे थे किसकी, जिस फ्रोजन रोटेशन। लेकिन जब डबल बॉन्ड आ जाएगा तो डबल बॉन्ड के केस में क्या है, रोटेशन पॉसिबल नहीं होएगा। और जैसे कि मैंने बात करी, एक पार्टिकुलर एंगल के बाद ये जो बॉन्ड हैं एक दूसरे को क्या करना चालू कर देंगे, क्रॉस करना चालू कर देंगे। जब ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होंगे तो उस केस में फिर क्या पॉसिबल नहीं है, रोटेशन पॉसिबल नहीं है। और अगर रोटेशन पॉसिबल नहीं है तो ये जो एक फॉर्म है ये अलग एक कंपाउंड रहेगा, और ये दूसरी फॉर्म है ये एक अलग कंपाउंड रहेगा। समझ आ गया क्या बोला मैंने? अब हमारे पास दो डिफरेंट कंपाउंड आ गए जो कि एक दूसरे में क्या नहीं हो रहे हैं, कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। अगर इनको कन्वर्ट होना है एक दूसरे में तो क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। बॉन्ड ब्रेक करने के बाद फिर ये पॉसिबल है कि एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। सेम चीज अगर आप यहाँ पे समझें, क्या जो साइक्लिक कंपाउंड है उसके केस में भी है। साइक्लिक कंपाउंड के केस में भी सेम यही चीज है। क्या मान लो यहाँ पे ए ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे भी ए ग्रुप लगा हुआ है, तो ये अभी ये किस फॉर्म में आएंगे, सिस फॉर्म में काउंट होएगा। लेकिन अब अगर आप इसको किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखो सिंपल सी बात है, रोटेशन पॉसिबल नहीं है। अगर इस कार्बन सेंटर को रोटेट करना है इसके विद रिस्पेक्ट तो क्या करना पड़ेगा पूरा, अगर मान लो कितना 180 डिग्री के ऊपर रोटेट करेगा ना तभी ए ग्रुप यहाँ पे पहुंचेगा। तो लेकिन अगर ये इसको इधर को घुमाएंगे तो ये कार्बन सेंटर को भी घूमना पड़ेगा, इसको भी घूमना पड़ेगा, इसको भी घूमना पड़ेगा, इसको भी घूमना पड़ेगा, और इसको भी घूमना पड़ेगा। ये वैसे है जैसे क्या 6 लोग हैं, उन्होंने क्या कर दिया, आपस में हाथ पकड़ के एक सर्कल बना दिया। अब हम चाहते हैं कि वो जो एक पर्सन है उसका सिर क्या हो जाए, पैर की तरफ हो जाए, और पैर सिर की तरफ हो जाए। ये तभी पॉसिबल है जब क्या सारे के सारे लोग ऐसे ही कर दें। समझ आ गया कि नहीं? तो इसीलिए जब रिंग फॉर्मेशन हो जाता है उस दौरान भी क्या, ये जो आपका रोटेशन है वो फ्रोज कर जाती है, फ्रीज कर जाती है। ये आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रोजन रोटेशन, यस और नो? हाँ बच्चे, क्लियर है अबाउट फ्रोजन रोटेशन? यस। ओके। अगर आपको क्लियर है फ्रोजन रोटेशन के बारे में तो आगे मैं मूव कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन था, ई जेड, सॉरी इसी में कंडीशन एक और थी। वो क्या कंडीशन थी, सेकंड कंडीशन, दैट इज द ग्रुप्स both substituents on this carbon, each carbon, both substituents on each carbon should be different, should be different, about which a rotation is frozen। तो इसको समझते हैं किस तरीके से ये बोल रहा है। मैं दो तीन एग्जांपल ले रहा हूं, ये देखना। ये मैंने एक कंपाउंड लिया जिसमें डबल बॉन्ड तो था, एक साइड भी ए ग्रुप लगा हुआ है, दूसरी साइड भी ए ग्रुप लगा हुआ है, इधर क्या एक्स और इधर लगा हुआ है वाई। मेरे को बताओ क्या इस केस में आइसोमरिज्म, कौन सी सिस ट्रांस आइसोमरिज्म पॉसिबल है? क्या इस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है, यस और नो? नो, इस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है। रीजन बीइंग क्या, इस ए को चाहे नीचे की साइड लगा दो चाहे ऊपर की साइड लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। समझ आ गया? मान लो मैं इस ए को कहाँ ले जाऊं, इसकी जगह ले जाऊं, और इस ए को इधर ले आऊं, कोई फर्क पड़ेगा क्योंकि दोनों ग्रुप सेम है। सिस ट्रांस तो तभी एग्जिस्ट करेगा ना जब क्या सारे ग्रुप क्या हो, हर एक कार्बन के ऊपर जो ग्रुप है दोनों सब्स्टिट्यूएंट क्या हुए, डिफरेंट हुए। समझ आ गया? अब ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लो, ये सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे भी क्या कर दिया, ये ए ले लिया, इधर एक्स ले लिया, इधर ए ले लिया, और इधर एक्स ए ले लिया। अब यहाँ पे भी क्या कर दिया, एक साइड दोनों ए ले लिए, एक साइड ए और एक्स ले लिया। ए मतलब क्या, सिमिलर ग्रुप, दैट ऑफ दिस एंड दिस, ये तीनों ग्रुप क्या हैं, सेम है। तो क्या इस केस में हम सिस ट्रांस बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। ओके, सो इन दिस केस आल्सो देयर इज अ नो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तीसरा केस क्या,
ये ले लिया मैंने डबल बॉन्डेड कार्बन, इसमें इधर भी एक्स ले लिया, इधर भी एक्स ले लिया, इधर ए ले लिया, इधर भी ए ले लिया। तो इस केस में आइसोमरिज्म पॉसिबल है क्या? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म? नो। समझ आ नो गया? सर। हाँ, तो क्या कंडीशन लगा दी? बोथ सब्स्टिट्यूएंट ऑन ईच कार्बन शुड बी डिफरेंट अबाउट विच रोटेशन इज फ्रोजन। जिस कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस रोटेशन फ्रोजन कर रखी है, उन दोनों कार्बन के ऊपर जो ग्रुप्स हैं वो क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए, है ना? उनमें से दोनों में से एक भी अगर कार्बन के ऊपर क्या सेम ग्रुप लग गए, तो उस केस में आप बात नहीं कर सकते किसकी? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की। ओके, अगर ये हो गया, नाउ हाउ विल यू डिफरेंशिएट फिजिकली? कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सी सिस फॉर्म है और कौन सी ट्रांसफॉर्म है ना? तो डिस्टिंक्शन बिटवीन दिस सिस फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, डिफरेंस और डिस्टिंक्शन। अब ये तो हमने बात करी ज्योमेट्री के बेसिस के ऊपर, स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर, है ना? मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर जाके बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप लैब के अंदर रहेंगे तो वहां पे आपके पास ऐसे मॉलिक्यूल अपनी फोटो लेके थोड़े आएगा बाहर कि भाई मैं सिस हूँ, मैं ट्रांस हूँ। हाँ बच्चे, समझ पा रहे हो कि नहीं? एक बॉटल के यस सर। अंदर आपके पास मैलिक एसिड पड़ा है, दूसरी के अंदर फ्यूमेरिक एसिड पड़ा है, तो फ्यूमेरिक एसिड अपना मॉलिक्यूल का फोटो लेके नहीं आएगा आपके बाहर कि दीदी जी देखो मैं सिस हूँ और मैं ट्रांस हूँ, नहीं। तो क्या आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सी फॉर्म सिस है और कौन सी फॉर्म ट्रांस है? तो सबसे पहला जो मेथड हमारे पास रहता है, दैट इज साइक्लाइजेशन मेथड। कौन सा मेथड? साइक्लाइजेशन मेथड। साइक्लाइजेशन मेथड से आप पता कर सकते हैं कि कौन सी फॉर्म जो है वो सिस है और कौन सी फॉर्म है ट्रांस है। ओके, जैसे मैं यहाँ पे वही मैलिक एसिड का एग्जांपल ले रहा हूँ, आपको पता है मैलिक एसिड कौन सी फॉर्म थी? सिस फॉर्म थी ना ये। तो मैलिक एसिड के केस में साइक्लाइजेशन हो जाती है और हमारे पास क्या बन जाता है? एनहाइड्राइड बन जाता है। चेक करेंगे किस तरीके से बनता है। दिस इज मैलिक एसिड। होगा क्या? मैलिक एसिड को जब आप हीट करेंगे, जब मैलिक एसिड को हीट करेंगे तो ये क्या करेगा? वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देगा, मतलब यहां से हाइड्रोजन और यहां से ओ एच निकल जाएगा। ओके, मतलब यहां पे लिख दे रहा हूं मैं माइनस वाटर। अब जब वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकल गया तो अब क्या, ये जो कार्बन है इसका भी बॉन्ड ब्रेक करा, इस ऑक्सीजन का भी बॉन्ड ब्रेक करा, और ये दोनों आपस में ही क्या कर लेंगे? बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। तो इट विल बी लाइक दिस, सी डबल बॉन्ड सी, एच, एच, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, और सेंटर में कौन आ जाएगा? ऑक्सीजन आ जाएगा। व्हाट इट इज? मैलिक एनहाइड्राइड। ये था मैलिक एसिड, और ये दूसरी साइड क्या आ गया? एनहाइड्राइड ऑफ मैलिक एसिड, तो मैलिक एनहाइड्राइड। समझ आ गया? मैलिक एसिड एंड मैलिक एनहाइड्राइड, ये हमारे पास साइक्लाइजेशन पॉसिबल है किसके लिए? मैलिक एसिड के लिए। अब सिस फॉर्म के केस में ये तो पॉसिबल है, मैलिक एसिड कौन सी सिस फॉर्म है। अगर मैं फ्यूमेरिक एसिड इसकी जगह पे लूं, आप देखो फ्यूमेरिक एसिड कैसे रहेगा? इट विल बी सी डबल बॉन्ड सी, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप इस साइड हो जाएगा और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप इस साइड हो जाएगा। ओके, अब क्या साइक्लाइजेशन पॉसिबल है? ट्रांसफॉर्म है ये। हाँ बच्चे, इफ साइक्लाइजेशन इज पॉसिबल इन केस ऑफ फ्यूमेरिक एसिड, नो। क्यों? रीजन बीइंग, ये दोनों ग्रुप जहां से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा था? लूज हो रहा था, वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, है ना? सो नो एनहाइड्राइड। समझ आ गया? यस और नो? आप सिंपली हीटिंग करके, अगर साइक्लाइजेशन प्रोसेस हो जा रही है, आपके पास एनहाइड्राइड आ जा रहा है, तो वो कौन सी फॉर्म? सिस फॉर्म। और अगर एनहाइड्राइड फॉर्म नहीं आ रही है तो वो कौन सी फॉर्म? ट्रांसफॉर्म। मान लो दो बॉटल मैंने दे दी, एक में मैलिक एसिड है, एक में आपका फ्यूमेरिक एसिड है। मैंने बोला बेटा मेरे को ना लेवल भूल गया, पता नहीं कौन सा मैलिक एसिड है कौन सा फ्यूमेरिक एसिड है, पता करके दो। तो आप क्या करेंगे? सिंपली हीटिंग करके जिससे एनहाइड्राइड बन गया वो कौन सा? मैलिक एसिड, जिससे नहीं बना वो कौन सा? फ्यूमेरिक एसिड। क्लियर है? यस और नो? यस सर। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दूसरा और क्या टाइप है इसमें, दूसरा और क्या तरीका है सॉरी इसमें, डाइपोल मोमेंट। सेकंड मेथड, यू कैन हैव द नॉलेज ऑफ डाइपोल मोमेंट, जिससे क्या पता चल जाएगा कौन सा सिस फॉर्म है और कौन सा ट्रांसफॉर्म। सो डाइपोल मोमेंट से कैसे पता चलेगा वो आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। मान लो मेरे पास ये कंपाउंड है,
ये हमने डिस्कस कर रखा है अदरवाइज डाइपोल मोमेंट पहले भी केमिकल बॉन्डिंग के दौरान, लेकिन दोबारा एक बार देख लेंगे। ये मेरे पास डाइक्लोरोइथीन है, कौन सी फॉर्म, सिस फॉर्म। और ऐसे ही डाइक्लोरोइथीन कौन सी फॉर्म, ट्रांसफॉर्म। ये क्लोरीन इसमें एक इधर एक इधर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। आपको पता हो अगर डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन रहती थी वो क्या, पॉजिटिव टू नेगेटिव है ना, तो यहाँ पे क्लोरीन इज पार्शियली नेगेटिवली चार्ज, कार्बन इज पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज। डाइपोल की डायरेक्शन क्या रहेगी ये, यहाँ पे भी सेम यही चीज, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, डाइपोल की डायरेक्शन ये। और आपको पता है रिजल्टेंट क्या होएगा, रिजल्टेंट विल बी ग्रेटर देन जीरो, तो म्यू इज नॉन जीरो, ग्रेटर देन जीरो इन दिस केस। लेकिन यहाँ पे क्या, एक डाइपोल की डायरेक्शन इधर को है और एक डाइपोल की डायरेक्शन इधर को है, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, कैंसल आउट कर देंगे, तो म्यू की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी या जीरो होगी। समझ आ गया ये, सुनो। सो ये सो। यहाँ से क्लियर हो गया क्या, सिस फॉर्म अगर है तो उसमें डाइपोल की वैल्यू नॉन जीरो होएगी, और ट्रांसफॉर्म अगर है तो उसकी वैल्यू या तो डाइपोल की कम होएगी या फिर जीरो होएगी, है जीरो। ना। सेम चीज आप ब्यूटीन के केस में भी देख सकते हैं। ब्यूटीन का एग्जांपल लेके क्या, दिस इज ब्यूटीन, CH3 CH3, ये कौन सी फॉर्म, सिस फॉर्म। तो सिस फॉर्म के केस में अगेन जो म्यू का वैल्यू रहेगा दैट विल बी नॉन जीरो, और ट्रांसफॉर्म में ये वैल्यू कम रहेगा या फिर जीरो होएगा। ओके, तो इधर आ जाएगा CH3, दिस विल बी H, तो म्यू विल बी जीरो इन दिस केस। समझ आ गया। तो अकेला डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर लो और वहीं से आपको पता चल जाएगा, मतलब क्या, फाइंड आउट कर लो सॉरी प्रैक्टिकली, और वहीं से आपको पता चल जाएगा कि ये जो कंपाउंड है ये सिस फॉर्म है या फिर ट्रांसफॉर्म है। ओके, यहाँ तक क्लियर है, ये यस और सो। नो। इसी तरीके से एक और हमारे पास रहता है थर्ड तरीका, दैट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे अगर मैं नॉर्मली बोल दूं क्या, दिस ट्रांसफॉर्म हैज लोअर वैल्यू देन सिस फॉर्म। ट्रांसफॉर्म में जो डाइपोल मोमेंट की सॉरी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू होती है मोस्टली कम होती है, किसके कंपैरिजन में, सिस फॉर्म के कंपैरिजन में। क्यों, वो आपको पता चल गया होगा, डाइपोल मोमेंट पोलरिटी बताता है। डाइपोल मोमेंट क्या बताता है, पोलरिटी बताता है कि भाई वो जो कंपाउंड है कितना पोलर है। और आपको ये भी पता है कि जो पोलर कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। जैसे आपको पता है नॉर्मली आप एग्जाम्पलीफाई कर सकते हैं सोडियम क्लोराइड से। सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। उसका रीजन क्या, उसमें कैसा करेक्टर है, आयनिक का करेक्टर है, पोलरिटी ज्यादा है इसीलिए। ओके, तो यहाँ से तीनों तरीके से आप क्या कर सकते हैं, साइक्लाइजेशन मेथड हो गया, डाइपोल मोमेंट मेथड हो गया, या मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट मेथड हो गया, जिससे आप क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि ये सिस फॉर्म है या फिर ट्रांसफॉर्म है। आज के लिए इतना ही। कल हम डिस्कस करेंगे EZ फॉर्म किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, E और Z फॉर्म। ओके, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा दैट विल बी अबाउट EZ नोटेशन। सेम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को हम EZ नोटेशन में किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये कल के लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर इसमें कहीं पे प्रॉब्लम है पूछ सकते हैं। हाँ बच्चे, आज के इस टॉपिक में कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। नो, नो सर। ओके, सो मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।